हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी या विज्ञान के नाम से जिसको आप जानते हो, आज इस विषय को हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चे, और पहली क्लास हमारी रहेगी। देखिए बच्चे, पहली क्लास का उद्देश्य क्या होता है सर? इस क्लास का उद्देश्य होता है कि आप सभी बच्चों को साइंस के साथ फैमिलियर करना, पहली बात। और दूसरी बात बच्चे, उन बातों को कवर करना, उन क्वेश्चंस के साथ डील करना जो किसी भी टॉपिक के अंदर नहीं आते हैं लेकिन एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं बच्चे। तो उन जनरल टर्म्स को डिस्कस करेंगे बच्चे जो एग्जाम में तो आती है डेफिनेटली, लेकिन किसी टॉपिक के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो बच्चे, इंट्रोडक्शन आज के टॉपिक का आप नाम लिख सकते हैं। और इंट्रोडक्शन के बारे में जो सामान्यतः आपकी आज तक धारणाएं बनी हुई है कि सर इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि बेसिक बातें पढ़ना, बच्चे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब यही होता है सर, आपको उस विषय के साथ फेमिलियर कैसे बनाया जाए, ताकि बेस आपका जैसा भी हो। मुझे नहीं पता कि आपको एक शब्द भी साइंस का आता है क्या, आपको सारे आते हैं, लेकिन हर बच्चे को बच्चे साइंस के साथ फेमिलियर में एक क्लास के अंदर इस इंट्रोडक्शन में कर दूंगा। और उसके बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि आपको विज्ञान को पढ़ना किस प्रकार से है। और जो जनरल क्वेश्चंस आपके साइंस से आते हैं, जो किसी भी टॉपिक के अंतर्गत कवर नहीं हो सकते हैं। आप जब अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ोगे बच्चे, तो टॉपिक्स तो पढ़ लोगे, लेकिन कुछ जनरल टर्म्स ऐसी होती हैं बच्चे जो उन टॉपिक्स में नहीं आएंगे लेकिन एग्जाम के अंदर आ सकती हैं। तो उन सारी की सारी चीजों को इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं साइंस के फादर कौन है, सबसे बेसिक और सबसे आसान सा क्वेश्चन है, और आप क्या कहोगे? सर अरस्तु हैं। मैं कहता हूं बच्चे, अरस्तु गलत है। इसके भी तीन आंसर हो सकते हैं। मैं आपसे पूछूं भारत के अंदर फिजिक्स के पिता कौन है बच्चे, आप उसके जवाब नहीं दे पाएंगे। सर मुझे डेफिनेटली पता है, देंगे तो सर जरूर गड़बड़ होगा, गलत होगा। केमिस्ट्री के फादर भारत के अंदर बता दीजिए बच्चे। इंटरनेट पे भी सर्च मार करके देखेंगे सर, आपको बहुत सारे आंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन आप किसको चूज करेंगे प्यारे बच्चे? तो यही चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इस इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत किया जाए हमारे द्वारा इंट्रोडक्शन या परिचय के नाम से जिसको आप लोग कहेंगे सर। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। बाइलिंगुअल क्लास प्यारे बच्चे हमारी रहने वाली है, ठीक है। और बाइलिंगुअल का मतलब ये नहीं समझना है कि मैं हर बार हर जगह पे इंट्रोडक्शन को परिचय लिखता फिरूंगा, क्योंकि ये बेसिक टर्म है बच्चे। अगर आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ कि लैंग्वेज का इतना सा ज्ञान आपको पक्का होगा कि इंट्रोडक्शन को परिचय कहते हैं। बाइलिंगुअल का मीनिंग होता है बच्चे, जितनी भी आपके पास साइंटिफिक टर्म्स आती हैं, उन साइंटिफिक टर्म्स आपको दोनों ही लैंग्वेज में पता होनी चाहिए। और इवनली मैं तो ये कहता हूं कि आप चाहे हिंदी मीडियम से पेपर दे रहे हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, आपको टर्म्स तो बच्चे दोनों ही लैंग्वेज में पता ही होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है, तो एग्जामिनर क्या करता है कि हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी इंग्लिश की टर्म डाल दे रहा है, इंग्लिश के अंदर तो खैर इंग्लिश की डालता, वहां तो हिंदी का उसके पास ऑप्शन नहीं होता, नहीं तो वहां भी दे देता सर वो। ओके, तो बच्चे इंट्रोडक्शन या परिचय के अंदर, और किसका सर? आज हम पढ़ेंगे कंबाइनली साइंस के नाम से, विज्ञान के नाम से प्यारे बच्चों हमारे द्वारा आज ये परिचय पढ़ा जाएगा सर। वैसे तो बच्चे देखिए, साइंस के अंदर आपके पास में मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक फिजिक्स होता है सर, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, और एक एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी बोल सकते हो बच्चे, या ईवीएस जिसको शॉर्ट में आज कहा जाता है। साइंस के अंदर ये 4 सब्जेक्ट अलग अलग प्रकार से बच्चे होते हैं आपके पास में। अब सर, साइंस को हम जैसे ही पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो एक हमें कन्फ्यूजन होता है सर, ये साइंस जो शब्द लिखा हुआ है, ये टर्म का हमने किस प्रकार से फॉर्मेशन किया है? तो जवाब हर प्रकार की चीजों का लैटिन या ग्रीक भाषा में होता है। तो बच्चे, ये भी हमारा लैटिन लैंग्वेज जो है बच्चे, उस लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक टर्म होती थी साइंसिया, साइंसिया, उससे आपका बना है साइंस। और साइंसिया का मतलब होता था प्यारे बच्चे टू नो, टू नो, यानी जानना, जिसको आप कह सकते हैं सर, जानना जिसको कह सकते हैं बच्चे। अब सर किसके बारे में जानना? तो मैं कहूंगा भाई, ये जानना है आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, इसको बात आपको देखने में बहुत छोटी सी लग रही है कि सर किसको जानना, मैंने कह दिया सर ऑब्जेक्ट को जानना। दिखने में बात बहुत सिंपल है, लेकिन विज्ञान की जो जड़ें हैं प्यारे बच्चे, जो रूट्स हैं विज्ञान की, वो इसी शब्द के अंदर गढ़ी हुई है आपकी। कहोगे कैसे सर? देखिए बच्चे, विज्ञान एक शब्द जो हिंदी में आपके पास लिखा हुआ है, ये हिंदी में विज्ञान लिखा हुआ, आप क्या समझते हैं सर? यहां 2 शब्दों से मिलकर के आप बोल सकते हो।
देखिए बच्चे, टू नो यानी जानना, जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब है सर ज्ञान। लेकिन भारत के अंदर आप अपने दोस्त को भी बोलते हो भाई ज्यादा ज्ञान मत दो, ज्यादा ज्ञान मत दो भाई। वहां पर ज्ञान का मतलब वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है। हमारे भारत के अंदर ज्ञान का मतलब होता है आत्मज्ञान से। भाई महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मतलब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, विज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसका मतलब सर ज्ञान और विज्ञान के अंदर डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या है बच्चे? यहाँ वी से मतलब क्या है बच्चे? वी से मतलब है आपका किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष वस्तु का ज्ञान, यही विज्ञान होता है बच्चे। आप कहेंगे सर अभी भी हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, ये विशेष वस्तु और सिंपल ज्ञान में क्या अंतर है? देखिए बच्चे समझिए आप एक बात को, यहां जो मैंने विशेष वस्तु का ज्ञान लिखा है, इसका मीनिंग ये है कि साइंस के अंदर चाहे कोई जीवित चीज हो चाहे मृत चीज हो, प्रत्येक चीज को हमारे द्वारा एक ऑब्जेक्ट समझ के पढ़ा जाता है। क्या आपने कभी ऐसा पढ़ा है बच्चे कि आज राहुल के लीवर को पढ़ा जाएगा, आ जाइए, आज सीमा की किडनी का अध्ययन किया जाएगा? कभी सुना है बच्चे आपने? नहीं ना सर, हम लीवर को एक ऑब्जेक्ट समझ के पढ़ते हैं, हमें नहीं पता वो किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है। और जब बच्चों को सिखाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट समझ के ही उसका अध्ययन किया जाएगा। तो यानी कि सर साइंस का सीधा सीधा मतलब है कि दुनिया में प्रत्येक चीज को ऑब्जेक्ट मान लिया जाए। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। ऑब्जेक्ट मानने के बाद उसके ऊपर क्या किया जाएगा बच्चे? ऑब्जेक्ट मानने के बाद सर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो या फिर आप ऐसा कह सकते हो बच्चे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा सर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट यानी सर उसके ऊपर परीक्षण किया जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्यारे बच्चे फिर आपके पास में कुछ ना कुछ रिजल्ट भी प्राप्त होगा, आपको कोई ना कोई परिणाम भी बच्चे आपको मिलेगा। और जो रिजल्ट मिलेगा सर उसको हम क्या करेंगे? उसको बच्चे ऑर्गेनाइज कर देंगे, हम उसको व्यवस्थित कर देंगे सर, उसको व्यवस्थित कर देंगे। और ये जो आपके पास में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त हुआ है ना बच्चे, इसी व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। यानी कि सर विज्ञान का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट को उठाओ, स्वयं जाकर के उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करो, और जो भी रिजल्ट में आपको नॉलेज प्राप्त हो उस नॉलेज को सीक्वेंस में अरेंज कर दो, उसको ऑर्गेनाइज कर दो व्यवस्थित तरीके से। तो बच्चे अब जो आपको प्राप्त हुआ है ना, ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ जो सीक्वेंस में अरेंज हो गया है, यही ज्ञान आपका साइंस है। अगर यहाँ से एक भी स्टेप मिस हो गया तो आप साइंस नहीं बोल सकते हैं। अब सामान्यतः देखिए, आपने सुना होगा कि भाई भगवान शिव के पास इतनी सारी शक्तियां थी, है ना। हर धर्म के व्यक्ति अपने अपने देवताओं के बारे में बताते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति थी। कोई धर्म वाले ईसा मसीह के बारे में कहते हैं, है ना। इस्लाम के अंदर उनके अपने अल्लाह के बारे में कहा जाता है। हिंदू धर्म के अंदर अपने देवताओं के कहा जाता है। लेकिन बच्चे जब बात आती है साइंस की, साइंस कहती भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारे अंदर है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे आसपास नहीं बैठा। साइंस ये कहती, क्यों कहती है बच्चे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट मिस है वहां पर। वहां पर हो सकता है कि रिजल्ट भी देखने को किसी को मिल जाए। भाई जिसकी आस्था जिस भगवान के अंदर है, तो उसके साथ जो घटनाएं होती तो रिजल्ट के तौर पे भगवान को ही आपका जिम्मेदार ठहराते हैं। और हो सकता है कि सर हो भी, लेकिन विज्ञान कहती भाई ये नहीं है। कहां है ऑब्जेक्ट? आप अल्लाह का नाम ले रहे हो सर, कहां है अल्लाह? सामने लाओ, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जर्वेशंस होंगे, एक्सपेरिमेंट होंगे, तो जो रिजल्ट आएगा फिर उसको ऑर्गेनाइज करके हम साइंस के अंदर एक कंसेप्ट के रूप में शामिल कर लेंगे कि भाई इस यूनिवर्स के अंदर, पृथ्वी के अंदर इस प्रकार से भी हमारी जो देवी देवताएं हैं या जिस भी नाम से आप उनको जानना चाहो वो होते हैं। तो बच्चे जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से, तब तक विज्ञान नहीं मानेगी। इसीलिए विज्ञान भगवान में विश्वास नहीं करती है और विज्ञान विरोध भी नहीं करती है। विज्ञान तो आपको एक ही बात कहती है, भाई जो है ना वो सामने दिखा दो एक बार, हमें तो एक्सपेरिमेंट करना है, हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया हम मान लेंगे। अब ऑब्जेक्ट हम ला नहीं पा रहे हैं सर, समझ लो बच्चे। तो साइंस के अंदर हर चीज को ऑब्जेक्ट समझ के पढ़ा जाएगा, और उम्मीद करता हूं बच्चे ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। ओके सर, एक बात समझो बच्चे, आप सभी ने एक फेमस एग्जांपल सुना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। न्यूटन ने जिसकी खोज की थी। एक चीज बताओ, न्यूटन इतना बड़ा हो गया था, क्या उसने उससे पहले एप्पल को गिरते हुए नहीं देखा? आपने सुनी ना वो कि भी न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा?
तो एप्पल को गिरते हुए देखने के बाद उसने सोचा ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। आपको क्या लगता है बच्चे कि न्यूटन ने इतना बड़ा हो गया था, उससे पहले उसने कभी एप्पल को गिरते नहीं देखा होगा? देखा तो होगा सर, लेकिन उस मोमेंट पे जब वो एप्पल गिरा तो न्यूटन ने उस एप्पल को एक ऑब्जेक्ट समझा। ऑब्जेक्ट समझ के उस एप्पल के ऊपर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन किया। उस एप्पल के ऊपर बच्चे उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की सर, अपना परीक्षण किया, एक्सपेरिमेंट किया, और फिर उसके पास में जो रिजल्ट में कंक्लूजन्स प्राप्त हुए, जो उसको रिजल्ट में बच्चे कंक्लूजन्स प्राप्त हुए, उन रिजल्ट्स को उसने ऑर्गेनाइज किया बच्चे, उसने व्यवस्थित किया, और व्यवस्थित करके फिर उसने फाइनली कंक्लूजन निकाला और एक नए नियम की खोज की जिसने उसने कहा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम उसने खोज निकाला बच्चे। यानी ऑब्जेक्ट उसको मिला, ऑब्जर्वेशन उसने करी, एक्सपेरिमेंट किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको ऑर्गेनाइज किया, तो फिर उसको एक नियम प्राप्त हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। यानी कि कहने की बात यह है बच्चे कि एप्पल तो बहुत समय से गिर रहा था, लेकिन न्यूटन ने देखा तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गया सर। क्यों? क्योंकि उसने ऑब्जर्वेशन किया, सीक्वेंस में अरेंज किया उस ज्ञान को। आपके भी दैनिक जीवन में कितनी ही घटनाएं ऐसी होती हैं, कई बार मन करता होगा कि यार मैं भी कोई इसके ऊपर आर्टिकल लिख दूं क्या, लेकिन पता दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ कि आप उसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे अंत, और इतना समय आपके पास है नहीं कि आप 2 घंटे बैठ के पढ़ाई की बात करो। भाई सोशल मीडिया भी तो आपको चलाना है ना, क्योंकि आपका दिमाग दौड़ रहा है, अरे 1 घंटा पढ़ते होगा, अरे मोबाइल उधर रखा है, मोबाइल के अंदर ये इंस्टाग्राम पर मैसेज आ गया होगा। समझ रहे हो बात को बच्चे? तो उन चक्रों में ब्रेन हमारा संतुलित है नहीं। आज सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत ही इम्बैलेंस सा, बिना पैसेंस के आज हम दौड़ रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। सबको अंबानी बनना है ना, लेकिन काम नहीं करना अंबानी बनने वाला, चलाना सोशल मीडिया ही है। चलिए बच्चे, खैर वो एक अलग विषय है। तो आपको समझ में आ गई बात कि सर साइंस का मीनिंग क्या है, विज्ञान का मतलब क्या है। अब बच्चे आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो बच्चे, मैं एक बात आपको साफ कर देता हूं यार, क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको एक ही क्लास में समझने की आवश्यकता है नहीं। अगर एक ही क्लास में आप ये अनुमान लगाने की सोचोगे ना कि सर हमें यहीं पर सब कुछ बता के चल जाए क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मेरे भाई फिर वो पॉसिबल नहीं है। हर बच्चा यही करता है, खुद का बेस चाहे 0 हो, लेकिन टीचर पहले ही क्लास से उसको है ना योद्धा बना दे विज्ञान के अंदर। मेरे भाई पहली क्लास जितने गहराई से समझोगे, पहली क्लास में जितना पेशेंस से समय दोगे, उतना ज्यादा फिर आगे आपको समझ में आएगा साइंस के अंदर। जी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होता बच्चे कहीं से भी शुरू कर देते, कोई इश्यू वाली बात नहीं थी। आप पहले टॉपिक से शुरू कर देते, आ जाता। यहाँ बच्चे फैमिलियर होना पड़ेगा, साइंस को आपने साइंस की तरह से जीना पड़ेगा, कुछ देर के लिए सोचना पड़ेगा, थिंकिंग आपने उस प्रकार की ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब आपको ये समझ में आ पाएगा विषय आपका। इसीलिए पहली क्लास बच्चे मैं आपको इसी स्तर की रखूंगा कि आपको बिल्कुल इतना फैमिलियर बना दूंगा विज्ञान के साथ में, और उसके बाद देखना धड़ाधड़ फिर अपने टॉपिक जो चलेंगे ना धमाकेदार, फिर आप कहोगे सर मजा आ गया। समझ गए बच्चे? लेकिन पहली ही क्लास में अपने ऑब्जर्वेशन यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करना। अक्सर हम यही करते हैं, हम क्या चाहते हैं वो टीचर करवाए, टीचर क्या चाह रहा है, उसका अनुभव क्या 10 साल का, वो हम लेना ही नहीं चाह रहे बच्चे। वहीं मात खाते हैं, फिर तीसरे महीने भटकते फिरोगे साइंस पढ़ने के लिए। ठीक है सर, तो हम ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब बेनिफिट क्या हुआ सर? न्यूटन ने अपना समय व्यर्थ किया, तो क्या हमें फायदा मिला ये ऑब्जर्वेशन करने का ऑब्जेक्ट पे? साइंस क्यों हमें बेनिफिशियल है? तो बच्चे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, हमें गुरुत्वाकर्षण का पता लगा, उसी के आधार पे आज हम कितनी सैटेलाइट छोड़ते हैं। सैटेलाइट की सहायता से घर बैठे टेलीविजन, इंटरनेट और ये आपका जीपीएस, कितनी ही सर्विस हमारे पास बच्चे आज आ चुके हैं। तो सबके सब ग्रेविटेशन का खोज हुआ, उस गुरुत्वाकर्षण की सहायता से ही तो हमने ये सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करी हैं प्यारे बच्चे। अगर ग्रेविटेशन नहीं होता हमारी सैटेलाइट तो अंतरिक्ष में चली जाती, नष्ट हो जाती। लेकिन हमें पता लगा ग्रेविटेशन है, कोई अपना है जो सैटेलाइट को पकड़ के रखेगा, उसको कहीं नहीं जाने देगा बच्चे। वही हमारा आज बेनिफिट उठा रहे हैं हम लोग। यानी कि सर साइंस पढ़ने से क्या होता है, इस ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सुख सुविधाओं को बढ़ाने में सहायता मिलती है, जीवन को आसान बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है सर। अब बच्चे इन सब के बाद अब हम चर्चा करते हैं टेक्नोलॉजी। मैंने शुरू में आपको 2 शब्द बोले थे, एक साइंस शब्द बोला था प्यारे बच्चों और एक बोला था सर टेक्नोलॉजी।
तकनीक क्या है सर? तकनीक क्या है? एक स्कूल टाइम में आप लोग एक डेफिनेशन रट के आए होगे। क्या रटी थी आपने? आपने रटी थी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स। खास कर ये साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे 11th-12th क्लास में यही परिभाषा रट के आए थे। आज मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या। सिंपल सा हिंदी में मतलब है बच्चे इसका, विज्ञान के, विज्ञान के व्यवहार, विज्ञान के व्यवहार को तकनीक कहा जाता है, या तकनीकी बोल सकते हो, तकनीक कहा जाता है। विज्ञान के व्यवहार को प्यारे बच्चे क्या कहा जाता है सर? तकनीक कहा जाता है बच्चे। ध्यान रखें आप। कैसे सर? देखो एग्जांपल लेता हूं मैं, दो टर्म्स आप सभी के सामने लिखता हूं। सपोज कीजिए कि आपके सामने लिखा हुआ है स्पेस साइंस, और एक आपके सामने सपोज कीजिए बच्चे लिखा हुआ स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, यानी अंतरिक्ष विज्ञान। ये तो अंतरिक्ष विज्ञान और ये अंतरिक्ष तकनीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष तकनीक दो शब्द लिखे हुए, क्या अंतर है सर? बच्चे अगर स्पेस साइंस लिखा हुआ है, स्पेस साइंस लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे, हम अध्ययन करेंगे स्पेस का। स्पेस के अंदर कितनी ऊंचाई पे कितना ग्रेविटेशन है, कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, प्लैनेट्स किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, और प्लैनेट्स के अलावा कौन कौन से टुकड़े हमारे ब्रह्मांड के अंदर घूम रहे हैं। मतलब स्पेस यानी अंतरिक्ष की स्टडी करना, ये हमारा है बच्चे स्पेस साइंस। ये स्पेस साइंस होता है। लेकिन जहां लिखा आ गया बच्चे आपके सामने स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीक, मतलब हो गया सर उस स्पेस का यूटिलाइज करना है हमें, ठीक है। उस अंतरिक्ष का उपयोग करना है हमें, किसकी सहायता से? जो हमने स्टडी करी थी उस स्टडी की सहायता से। मैंने क्या कहा कि सॉरी, ये फिजिक्स मैंने आपको लिखा है, मतलब फिजिक्स का ज्यादा रोल होता है इसलिए मैंने यहाँ फिजिक्स लिखा है। वैसे सामान्यतः आप यहाँ पर कंप्लीटली साइंस लिख सकते हो, है ना, लॉ ऑफ साइंस लिख सकते हो। वैसे टेक्नोलॉजी के अंदर 90% जो कंसेप्ट आप पढ़ोगे वो फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ोगे, ना तो बायोलॉजी से रिलेटेड पढ़ोगे बच्चे, और ना ही आप केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ोगे। बहुत कम, 10% भी नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैंने फिजिक्स लिखा। बट अभी आप साइंस मान लीजिए कि सर विज्ञान के जितने नियम हैं उन नियमों का हम कैसे व्यवहार में लेकर के आए, उसको तकनीक कहते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चे आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर जो स्पेस साइंस हमारे पास है उसकी स्टडी क्या कहलाएगी? स्पेस साइंस बच्चे, इस देखिए स्पेस के बारे में आपने पढ़ के, आपने बच्चे स्पेस के बारे में पढ़ के क्या किया, आप एक बात ध्यान रखें, आपने कोई भी नियम निकाल लिया प्यारे बच्चे, ठीक है, कोई भी आपने लॉ निकाल लिया, कोई भी लॉ आपने कैलकुलेट कर लिया। जैसे अगर मैं बात करता हूं स्पेस के बारे में ही, आपने ग्रेविटेशन का नियम निकाल लिया कि भाई जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण बल कितनी ऊंचाई पे कितना लग रहा है, और उसी के हिसाब से आपने क्या किया, एक सैटेलाइट को बनाया, और उस सैटेलाइट को उसी नियम के हिसाब से बच्चे आपने भेज दिया अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में भेजा तो अब सैटेलाइट आपकी काम कर रही है। मतलब आपने जो स्पेस के बारे में यहाँ सीखा था उसका यूटिलाइज कर लिया और एक यंत्र बना दे, एक मशीन बना दी जो आपके काम आ रही है। तो अब बोलोगे भाई यही तो टेक्नोलॉजी है, यही तो तकनीक है प्यारे बच्चे। कई बार आप अपने घर पे भी करते हो ना ऐसा, कई बार आप अपने घर पे प्यारे बच्चे ऐसा ही करेंगे कि अपने घर पे आपने साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा कि भाई मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित करते, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और आपने घर पे क्या किया, यार मैं कुछ बनाता हूँ ऐसा, आपने दो मैग्नेट लेकर के और उन्हीं की सहायता से एक छोटा सा खिलौना बना दिया जो मैग्नेट के ऊपर काम करता हो। तो आप बोलोगे देखा मेरा दिमाग कितना टेक्निकल है। मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब साइंस का यूटिलाइज कर दो अपने फायदे के लिए, बात खत्म सर। तो कंक्लूजन में आपको इतनी कहूंगा बच्चे, कंक्लूजन यही कहूंगा बच्चे, हमारे हमारे फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए विज्ञान, हमारे फायदे के लिए विज्ञान का उपयोग, ठीक है बच्चे, हमारे फायदे के लिए विज्ञान का उपयोग, इसी को कहा जाएगा सर तकनीक, ठीक है भाई।
ये तो बच्चे अभी आपको समझ में आया कि सर आप जो पढ़ेंगे ना वो एक्चुअल में क्या पढ़ेंगे, साइंस में क्या पढ़ेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, टेक्नोलॉजी में क्या करेंगे, उसी ज्ञान के नियम बना बना करके मशीन बनाएंगे। दोनों चीजें पढ़नी है आपको, आपके सिलेबस के अंदर दोनों चीजें होती हैं। अब आते हैं सर उस बेसिक ज्ञान की तरफ जहां पर अक्सर मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आएगा और आप गलती करने के चांस भी मुझे लग रहा है कि आपके हैं। क्या सर? सबसे पहला है साइंस के विषय में मैं आपको बोलता हूं, विज्ञान के विषय में, और इसके फादर, विज्ञान के फादर यानी प्यारे बच्चे पिता के विषय में मैं आपको बताता हूं सर। ठीक है, पिता के विषय में मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चे। देखो भाई, फादर के बारे में क्वेश्चन दो प्रकार से आपके एग्जाम में आ सकता है। एक आपसे पूछेगा क्लासिकल फादर कौन है सर। क्लासिकल यानी बच्चे आप कह सकते हैं परंपरागत, परंपरागत यानी ओल्ड टाइम वाले बोल सकते हो बच्चे आप, पुराने समय से, जो जहां से विज्ञान की शुरुआत हुई थी उस समय पे। और एक बच्चे आपके आज मॉडर्न साइंस भी है, आधुनिक रूप से जितने तकनीक हमने विकसित करी है या ज्ञान हमने प्राप्त किया है, तो आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विज्ञान जैसे आज हमारे पास है, पिछले 200-300 सालों से जो हमारे पास विज्ञान के रूप में विकास हुआ है, तो आधुनिक विज्ञान के पिता कौन है बच्चे आपसे पूछा जा सकता है। और क्लासिकल यानी परंपरागत। तो अक्सर बच्चे यहाँ उलझेंगे, आधुनिक भी गलत करेंगे और जहां तक मैं कहता हूं ये तो गलत करेंगे ही करेंगे। देखो अगर बात की जाए ना प्यारे बच्चे, विश्व के अंदर, अगर वर्ल्ड के अंदर बात किया जाए, मैं ये आंसर भी आपको दो तरह से दूंगा, इसका आंसर भी प्यारे बच्चे मैं दो तरह से आपको दूंगा। पहले आपको बताऊंगा वर्ल्ड के अंदर और फिर बताऊंगा इंडिया के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर। विश्व के अंदर बच्चे अगर आपको साइंस के फादर का नाम लेना है और क्लासिकल, तो आप नाम लेंगे सर थेल्स। थेल्स लगभग 600 ईसा पूर्व में ये व्यक्ति थे, एक फिलोसोफर थे, एक दर्शन शास्त्री थे प्यारे बच्चे। और अक्सर विज्ञान की शुरुआत फिलोसोफर्स ने करी है, दर्शन शास्त्रियों ने की है। आज विज्ञान एक्सपेरिमेंट करती है, पहले विज्ञान चिंतन के आधार पर बातें करती थी। मतलब ऋषि मुनि भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनको विज्ञान में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो बच्चे उन्होंने एक्सपेरिमेंट कोई नहीं किया, उन्होंने चिंतन किया था सर। फिलोसोफर होते थे वो, लेकिन उनका चिंतन बिल्कुल सटीक बैठता था। आज तो बच्चे देखो हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से कौन सा प्लेनेट कितना दूर है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सारी चीजें पता है। लेकिन जब हमारे पास कोई यंत्र नहीं था तब भी हमें इन बातों का पता था। ठीक है, तब भी हमें पता था बच्चे इन सारी चीजों का। तो कहने की बात यह है सर हमारे पास में कि फिलोसोफर्स ही इनिशियल स्टेज पे फादर होंगे। तो यहाँ पर क्लासिकल फादर जो हैं आपके विज्ञान के, वो थेल्स होंगे। इंडिया के अंदर बच्चे कौन है? इंडिया के अंदर हम मानते हैं वेदाज, हमारे जो वेद है ना प्यारे बच्चों, उन्हीं को हम क्लासिकल फादर माना जाता है हमारे द्वारा विज्ञान का। वेदों के अंदर बच्चे ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स की चर्चा नहीं है जो आज हम विकसित कर चुके हैं? इवनली वहां तो ऐसी ऐसी चर्चाएं भी हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे कंसेप्ट है जहां तक विज्ञान आज एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाया है। जिस प्रकार से बच्चे बहुत पुराने एक ग्रंथ है हमारा, उसमें लिखा था ना, एक ग्रंथ कथा आपने सुनी होगी कि भाई हनुमान जी के पसीने से और एक मगरमच्छ बन गया था। मतलब एक जीव की किसी सेल से दूसरा जीव बन गया था। अब बच्चे वहां वहां कल्पना थी, लेकिन आज आप देखो एक जीव के पसीने से बिल्कुल सच में लेबोरेटरी के अंदर ले जाकर के एक दूसरे जीव का निर्माण किया जा सकता है। हालांकि अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि दूसरी प्रकार के जीव से हम तीसरी प्रकार का जीव बना दे, ऐसे स्टेज पे हम आज तक नहीं गए हैं। लेकिन बच्चे हमने लगभग 1990 के आसपास हरियाणा के करनाल के अंदर जो अपनी लेबोरेटरी है, उसमें हमने क्या किया था, एक भैंस का यूरिन से एक सेल उठाई थी। भैंस के यूरिन से केवल एक सेल उठाई थी बच्चे, और उस सेल, उस कोशिका को हम कहाँ ले गए थे? लेबोरेटरी में ले जाकर उस अकेली उस कोशिका से हमने एक नई भैंस बना दी बच्चे। ठीक है, बहुत सारी बनाए, अब तो हमने और भी बना रखी हैं। बनाई थी वो कुछ टाइम के बाद मर गई थी, फिर हमने ऐसे ही एक और बनाई बच्चे, और वो भी कुछ समय के बाद में मर गई थी। हमने तीसरी और बनाई, वो जिंदा है, आज भी जिंदा है और उसके बच्चे भी हैं। मतलब बिना मेल फीमेल की सहायता से केवल एक सेल उठा करके हमने वैसे ही एक नई जाति बना दी थी। चाइना ने भेड़िया बनाया था,
और छोड़ दिया था जंगल के अंदर उसने उसको, ठीक है, भेड़ बनाई थी ब्रिटेन ने ऐसे ही। तो बच्चे आज हमारे पास तकनीक है भाई कि हम एक जीव के किसी भी सेल उठा करके, पसीने की कोशिका उठा लो, कुछ भी उठा करके बच्चे, और उससे हम एक नया जीव बना सकते हैं। हमें मेल फीमेल की आज आवश्यकता है ही नहीं। तो बच्चे ये कल्पनाएं बहुत पहले हमारे वेदों में हो चुकी थी, आज है। और हमारे इन ग्रंथों के अंदर, वैदिक ग्रंथों के अंदर आप देखो शल्य चिकित्सा का जिक्र किया गया था, सुश्रुत का नाम आप जानते होंगे बच्चे। और वही चीजें जो है ना वो आज हमारे द्वारा प्रमाणित करी जा रही हैं, वही चीजें आज विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। तो सर इसीलिए हम क्लासिकल फादर मानते हैं वेदास को। मॉडर्न फादर की अगर बच्चे बात किया जाए, आधुनिक पिता की बात करें, तो इसका जवाब भी मैं आपको दोनों ही प्रकार से दूंगा बच्चे। वर्ल्ड के अंदर अलग से बताऊंगा, विश्व के अंदर, और इंडिया के अंदर अलग से, ठीक है, इंडिया के अंदर बच्चे अलग से बताऊंगा। तो सर अगर विश्व के अंदर फादर की बात करें, अब अक्सर बच्चों का आंसर मेरे पास में जो आता है वो यही आता है कि सर हमने तो अरिस्टोटल का नाम सुना है, अरस्तु का नाम सुना। देखिए बच्चे, और इंटरनेट पे सर्च भी करोगे तो हो सकता है आपको अरस्तु ही देखने को मिले, लेकिन एक्चुअल में सही आंसर नहीं है। एक्चुअल में सही आंसर क्या बच्चे, देखो, फादर हम उसको बोलते हैं जिसने इनिशियल स्टेज पे लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, जिसने वैज्ञानिक अप्रोच लोगों को देने की कोशिश करी। यानी आरंभिक अवस्था में प्यारे बच्चों, इनिशियल स्टेज पे जिस व्यक्ति ने लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने के लिए मजबूर किया, उसको हम फादर बोलते हैं। ऐसा नहीं कि जिसने ज्यादा नियम दे दिए बच्चे, ऐसा नहीं, फिर ऐसे तो बदलता रहेगा सर हर साल किसने ज्यादा नियम दिए। तो बच्चे ये काम किसने किया था सर, ये काम किया था गैलीलियो। गैलीलियो का नाम आपने सुना होगा, और बहुत ज्यादा नहीं सुना होगा, इतना मुझे पता है, क्योंकि कोई खास नियम तो इनके नाम पे नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन इतना कह देता हूं बच्चे कि गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन जो था ना इनिशियल स्टेज पे, लोगों को उसने अवेयर किया, सोचने पे मजबूर किया, ठीक है बच्चे। और लगभग 1564 से 1642 इस समय पे प्यारे बच्चे ये थे। अब देखिए कितना अर्ली टाइम है, 1500 के साल के आसपास की बात है, 1500 से 1600 के बीच के आसपास समय की बात है। इस समय पे इन्होंने क्या किया बच्चे, इन्होंने लोगों को, देखिए आप एक बार बताओ मुझे, मैंने आपको न्यूटन का एक नियम बताया था कि न्यूटन ने गिरता हुआ एप्पल देखा था और उसके बाद में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की खोज की थी। तो मैंने एक बात और बोली थी आपको कि भाई उसने आज से पहले नहीं देखा था क्या, उसने पहले खोज क्यों नहीं करी। फिर मैंने आपको जवाब भी दिया था कि उसने एक्सपेरिमेंट अभी किया, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन अभी किया। ऑब्जर्वेशन क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि उससे पहले ये जो गैलीलियो थे ना, गैलीलियो अपने आर्टिकल्स में लिख के जा चुके थे। न्यूटन तो इनके बाद आए थे, 1642 में ये मरे थे और 1643 में न्यूटन का जन्म हुआ था। तो बच्चे न्यूटन ने तो इनके आर्टिकल्स पढ़े, और आर्टिकल में गैलीलियो क्या लिख के गए थे, बोला भाई मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु है ना पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो रही है। एक बड़ा आर्टिकल लिखा था, उसमें लोगों ने पढ़ के सोचा है पागल बना रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन सर न्यूटन ने पहले इनकी बात पढ़ रखी थी, फिर एप्पल गिरते हुए देखा, बोला यार गैलीलियो भी तो यही कह रहा था, कुछ तो है भाई। तब उन्होंने खोज किया। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसने दिया बच्चे, गैलीलियो ने दिया सर। इसलिए फादर आज आपको प्रेफरेंस देनी है गैलीलियो को। लेकिन अगर गैलीलियो नहीं आता है तो बच्चे फिर आप सेकेंडरी किसको आंसर लगा सकते हो सर, फिर आप उसमें न्यूटन को आंसर लगा सकते हो बच्चे, ठीक है। फिर आप न्यूटन आंसर वहां पर प्यारे बच्चे लगा सकते हो। न्यूटन, इनका जन्म हुआ था बच्चे 1643 से लेकर 1727 तक, ये इन्होंने अपना समय काल था। और न्यूटन भी नहीं आए बच्चे तो फिर आप आइंस्टाइन लगा सकते हो, है ना। यहां पर आपका इनका समय था 1879 से 1955, ठीक है। तो ये अलग अलग समय पे थे बच्चे। अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये न्यूटन आइंस्टाइन का एक साथ थे क्या, देखो कितना समय में डिफरेंस है। इनमें तो एक ही साल बाद इनका उदय हुआ, यहाँ देखो कितना समय, 1727 में न्यूटन अपने सौरक सिधार चुके थे, और ये 1879 में लगभग 100-150 साल बाद आए, है ना। ये तो हमारे आसपास ही थे, बहुत पीछे थोड़ी थे। हो सकता है कि आपके दादा की उम्र के हों, है ना, बहुत पहले की बात रही है। ओके सर, अब बात करते हैं बच्चे, ये तो होगा सर वर्ल्ड में हम गैलीलियो को आंसर देंगे, लेकिन इन तीनों में से कुछ भी नहीं होना भाई, तो फिर आप अरस्तु को लगा सकते हो, फिर दिक्कत नहीं है। कंपटीशन एग्जाम्स है, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपके ब्रेन के साथ खेलता है, तो आपको भी खेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। इंडिया के अंदर बच्चे, इंडिया के अंदर कहा जाता है सर
होमी, डॉक्टर होमी जहांगीर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर भाभा नाम सुना होगा बच्चे आपने। और इन ये किस समय पे थे बच्चे? 1909 से लेकर के 1966, इस समय पे प्यारे बच्चे ये थे आपके। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा ये वो व्यक्ति हैं, आइंस्टाइन जैसे भी इनसे सजेशन लेने के लिए इनके पीछे पीछे घूमते रहते थे कि भाई आइंस्टाइन कुछ यार, आइंस्टाइन जैसे पूछते थे भाई होमी जहांगीर भाभा यार ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बताओ यार यहाँ फंसा हुआ हूँ, तो को देता हूँ सजेशन। आप देखना इंटरनेट पे सर्च करके बहुत सारे फोटो मिलेंगे आपको जहांगीर भाभा के पीछे पीछे आइंस्टाइन को चलते हुए। तो भारत के अंदर टैलेंट की कमी थोड़ी थी। और देखो जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उस समय तो इन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया था। भारत की आज़ादी से पहले तो बच्चे भारत के अंदर परमाणु शक्ति का आधार इन्होंने तैयार कर दिया था सर। होमी जहांगीर भाभा ने भारत में जो परमाणु शक्ति आज जितना फलभूत रही है ना बच्चे, ये जितना फ्रूटफुल आज हमारे पास में है, आधार तैयार करने वाले सर यही थे। टैलेंट के मामले में ये थे, पैसे के मामले में जो टाटा, रतन टाटा जी जिनका अभी देहांत हुआ था, तो उन्हीं का जो फैमिली चलती आ रही सर, वो बहुत पहले से ही सर उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है सर। पैसों के मामले में भारत के शुरुआत के अधिकतर संस्थान में उनके पैसों का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो बच्चे यही जहांगीर जी को हम इंडिया में साइंस का फादर बोलते हैं। ज्यादातर कंट्रीब्यूशन इनका फिजिक्स में था, लेकिन ओवरऑल साइंस के अंदर भी इन्होंने दृष्टिकोण अच्छा खासा विकसित किया था। आधारभूत जो संस्थान है उनको उनको स्टेबलाइज करने बच्चे इन्होंने सहायता करी थी। 1966 तक का इनका जीवन काल रहा था, है ना। और एक प्लेन दुर्घटना हुई थी बच्चे, प्लेन दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। यूरोप के जो आल्प्स पर्वत हैं उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इनका विमान उससे टकरा गया था। हालांकि पुराने समय पे षड्यंत्र होते थे, लेकिन अभी कोई खास प्रूफ नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ था, है ना। ओके भाई, समझ में आ गई बच्चे बात। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सर अलग अलग आपके फादर्स के विषय में। जैसे फिजिक्स विषय है बच्चे आपका, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान के विषय में, भौतिक विज्ञान का बच्चे अगर आपसे फादर पूछ लिया जाए, फिजिक्स का फादर, फिर किसको कहेंगे सर आप? तो फिजिक्स के फादर के रूप में बच्चे ये भी क्वेश्चन आपका दो प्रकार से बनेगा, एक वर्ल्ड के अंदर और एक इंडिया के अंदर। विश्व में आप किसको बोलेंगे, और बच्चे फिर इंडिया में आप लोग किसको कहेंगे सर? तो बच्चों विश्व के अंदर विज्ञान के पिता, सॉरी फिजिक्स के पिता आप डेफिनेटली न्यूटन को कहेंगे सर। ठीक है, न्यूटन का कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में आधारभूत भी ज्यादा था। ओवरऑल साइंस में गैलीलियो का था, लेकिन सिर्फ फिजिक्स के अंदर न्यूटन का। और अगर न्यूटन नहीं आए बाई चांस तो आइंस्टाइन को लगा सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है सर। एग्जामिनर आपके ब्रेन से खेलने की कोशिश पूरी पूरी करेगा। प्रेफरेंस न्यूटन को देना लेकिन आपने, ठीक है, न्यूटन को देना सर। मैंने समय अभी आपको बताया था 1643 से 1727, ये समय याद रखना बच्चे इनका। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो समय अगर आपको याद होगा तो आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ये समय था। इंडिया के अंदर बच्चे फिजिक्स का फादर भी किसको कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ही फिजिक्स का फादर इन्हीं को कहा जाता है सर, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है। और इनका समय मैंने बताया था 1909 से 1966। क्लियर है बात बच्चे? ओके सर। फिर आती सर बात हमारे पास केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान बोल सकते हैं आप। केमिस्ट्री की बच्चे अगर हमारे द्वारा बात करी जाए, केमिस्ट्री वाले विषय पे अगर हम बात करें बच्चे, तो वर्ल्ड के अंदर अलग होंगे, इंडिया के अंदर प्यारे बच्चों यहां भी आपको अलग से एक नाम देना पड़ेगा सर। ठीक है, अलग से एक नाम आपको बच्चे इसमें देना पड़ेगा। ओके सर। विश्व के अंदर बच्चे अगर बात किया जाए हमारे द्वारा, तो सर आप सब ने एक नाम सुना है, एंटोनी लेवोइजियर। एंटोनी लेवोइजियर बच्चे, एंटोनी
लेवोइजियर का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। ये लगभग इस समय पे बच्चे ये थे। ये इनका समय काल था। इनको कहा जाता है, इन्होंने क्या किया था बच्चे, एक प्रकार से ये लगा लीजिए कि केमिस्ट्री के अंदर आप जितने भी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हो ना कहीं उसकी शुरुआत इन्होंने ही करी थी सर। और ये बहुत बड़ी बात थी, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस नहीं करेंगे तो पूरी केमिस्ट्री गलत साबित हो जाएगी बच्चे हमारी। और भी बहुत सारे योगदान थे, लेकिन वो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे हम। अभी इतना बता दिया कि केमिस्ट्री के फादर कहा जाता विश्व में। इंडिया के अंदर बच्चे, इंडिया में कहा जाता है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है सर फादर ऑफ केमिस्ट्री भारत के अंदर। अच्छा, इनके अलावा ये पीसी रॉय को भी कहा जाता है। पीसी रॉय का नाम बहुत समय तक चला है, लेकिन आधुनिक तौर पे आजकल आप केमिस्ट्री के फादर के रूप में शांति स्वरूप भटनागर को बोलेंगे। बाई चांस अगर फिर भी एग्जाम के अंदर कभी ऐसा आ जाए कि शांति स्वरूप भटनागर जी का नाम नहीं आता तो पीसी रॉय लगा सकते हो, गलत नहीं है बच्चे ये। और लेकिन दोनों आ जाएं तो फिर आपको प्रेफरेंस देनी है डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की अगर हम बात करें बच्चे, तो इन्होंने किया क्या था सर। देखो पहले तो सर इनका जीवन काल 1894 से 1955, ये समय पे ये थे बच्चे। और इन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन क्या दिया था सर, क्या योगदान इन्होंने बच्चे हमें दिया था। तो इन्होंने बच्चे हमें कंट्रीब्यूशन दिया था, एक संस्था का नाम सुना होगा बच्चे आपने, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 1942 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी सर। और ये संस्था का काम क्या बच्चे, भारत के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही है केमिकल्स के ऊपर, नए नए रसायन बनाए जा रहे हैं चाहे किसी भी पर्पज से, या नई नई मशीन के लिए रिसर्च हो रही है, तो सबसे ज्यादा लेबोरेटरी इसी के अंतर्गत है। यानी भारत के अंदर बहुत सारे रिसर्च करने वालों को लेबोरेटरी में नौकरी दे रखी है भारत सरकार ने कि तुम केवल रिसर्च करो, हम तुम्हें पैसा देंगे। तो सबसे ज्यादा प्रयोगशाला इसी के अंतर्गत है, CSIR में। इन्हीं में तो लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च मैं अपने घर पे थोड़ी कर सकता हूँ, मेरे को चीजें चाहिए, बहुत सारा सामान चाहिए ताकि मैं रिसर्च के लिए अपना काम आगे बढ़ा सकूँ। तो बच्चे सारी चीजें अवेलेबल करा करके लेबोरेटरी हैं। अब जैसे एक आपने सुना होगा, एक वोट डालने के बाद एक इंक लगती है, नीली स्याही बोलते हो आप जिसको, उंगली पे लगाते नीली स्याही। अब नीली स्याही भी तो भारत की इसी संस्था ने बनाई थी, CSIR ने तो उसको बनाया था सर। और आज भारत 25 से भी ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है वो नीली स्याही। यानी हमारे यहाँ से नीली स्याही जाएगी तब वहां पे इलेक्शन होंगे, आप सोचिए। ठीक है, ओके सर। बाकी चीजों के विषय में हम विज्ञान पढ़ेंगे तो पढ़ते चलेंगे बच्चे। अब इसके बाद फिर बात आती है सर बायोलॉजी। बायोलॉजी या जीव विज्ञान, बायोलॉजी बच्चे या जीव विज्ञान की बात हम करते हैं सर। ठीक है, जीव विज्ञान के अंदर भी भाई दोनों ही प्रकार से हम जान लेते हैं सर, दोनों ही प्रकार से हम जान लेते हैं। वर्ल्ड के अंदर किसको कहा जाएगा, अधिकतर बच्चे मानते हैं कि अरस्तु तो भारत के ही थे। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर और फिर इंडिया के अंदर बच्चों, इन दोनों की ही मैं बात करता हूं। तो विश्व के अंदर कहा जाता है, बिल्कुल नो डाउट बच्चे, अरिस्टोटल, अरस्तु जी को कहा जाता है। और लगभग ये 384 BC से और 322 BC के आसपास वाले समय पे थे। ये भी ईसा पूर्व में थे, काफी पहले थे बच्चे। अरिस्टोटल, अरस्तु, याद है आपको भारत के अंदर मौर्य साम्राज्य जब स्थापित, अशोक महान का नाम सुना होगा। तो मौर्य साम्राज्य जब स्थापित हो रहा था उससे पहले ही एक नंद वंश था, घनानंद का नाम सुना होगा अपने, जिसने चाणक्य की इंसल्ट करी थी बच्चे। तो उस घनानंद के समय पे भारत पे अलेक्जेंडर, सिकंदर महान का नाम सुना होगा। वो अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था भारत पे, तो अलेक्जेंडर का गुरु था भाई ये अरस्तु। और ये सिर्फ बायोलॉजी का फादर नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस के भी फादर अरिस्टोटल। तो सोचो उसका गुरु कितना महान था सिकंदर का, इसलिए उसने इतना बड़ा सपना देखा। कहते ना जो जीता वही सिकंदर, लेकिन कहाँ जीता, भारत से तो भाग ही गया डर के, और रास्ते में निपटा दिया था उसको। समझ रहे हो बात को। इंडिया के अंदर,
इंडिया के अंदर बच्चे ये नाम आप याद रखेंगे, पुष्पमित्र भार्गव। पुष्पमित्र भार्गव, इनसे तुम मिल भी लेते अगर चाहते तो, क्योंकि सर इनका जीवन काल तुम्हारे सबसे पास 1928 से आपका 2017, अभी 2017 में तो इनकी मृत्यु हुई थी बच्चे। ठीक है, तो इनसे तुम चाहते तो मिल भी सकते थे बच्चे। ये भारत के अंदर आज आधुनिक तौर पे जीव विज्ञान के फादर हैं। ओके सर, तो उम्मीद करता हूं बच्चे आपको आनंद की प्राप्ति तो हुई होगी अभी तक भी, जितना आपने अभी तक किया है उसके अंदर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली प्यारे बच्चे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी सर, है ना। अब इसके बाद में प्यारे बच्चे हमें क्या करना है सर, अब भारत के अंदर जो वैज्ञानिक संस्थान है, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे ये चीजें, लेकिन ये किसी टॉपिक में नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको कोई पढ़ाएगा भी नहीं बच्चे, इसलिए इंट्रोडक्शन में ही आपने बातें पढ़नी पड़ेंगी कि भारत के अंदर कुछ 4-5 संस्थान हैं जिनका विकास हुआ आज़ादी से पहले, कुछ का विकास हुआ आज़ादी के बाद, तो आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए बच्चे। ठीक है, जैसे कि सर सबसे पहले भारत के अंदर जो वैज्ञानिक संस्थान बना था उसका नाम था बच्चे आपका IIS। सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक संस्थान बना सर IIS, बोले तो इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्यारे बच्चों सबसे पहले ये बना सर। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक संस्थान, और ये बना था 1909 1909 में प्यारे बच्चे ये बन गया था, यानी आज़ादी से पहले। हम सोचते हैं कि 1947 में हम आज़ाद हुए, उससे पहले तो संस्थान हमने बना लिया था बच्चे ये, और जमशेदजी टाटा का कंट्रीब्यूशन इसके अंदर रहा था, ध्यान रखें आप। फिर उसके बाद में एक संस्था बनी CSIR, जिसको आप बोलेंगे बच्चे काउंसिल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, यानी भारतीय वैज्ञानिक एवं अनुसंधान, औद्योगिक अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान संस्थान। तो बच्चे इसकी स्थापना हुई, और कब हुई सर इसकी स्थापना? 1942 के अंदर शांति स्वरूप भटनागर जी, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया था, उनके द्वारा किया गया। और इसके बाद बच्चे फिर हम आ गए किस दौर में? IIT के दौर में। IIT के दौर में प्यारे बच्चों फिर हम आ गए, बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चे। ठीक है, तो भारतीय तकनीकी संस्थान, और इनकी स्थापना होनी स्टार्ट हुई थी बच्चे 1951 से। आज अगर आप देखोगे तो आपके पास में 23 संस्थान मिलेंगे बच्चे। आज आपको 23 संस्थान देखने को मिलेंगे सर। यहाँ IIT जहाँ से बीटेक होती है ना, इंजीनियर बन के निकलते हो जहाँ से आप, तो हमारे नेशनल लेवल पे हैं। उसके बाद बच्चे फिर एम्स की स्थापना हुई। भाई इंजीनियर तो बन रहे, डॉक्टर भी बनाने हैं, तो फिर एम्स का दौर आया भारत के अंदर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्यारे बच्चों, जिसको हमारे द्वारा कहा जाएगा सर एम्स, जहां पर आप MBBS के लिए जाते हो, डॉक्टर बनने के लिए। आज 24 एम्स कॉलेज बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, और 1956 के आसपास इनकी शुरुआत भारत में हुई। फिर बच्चे एक होते हैं NIT या फिर REC, मतलब स्टेट लेवल पे जो आपके इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज होते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चे, और आरईसी मतलब रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये पुराना नाम है। एनआईटी को पुराना हम इसी नाम से जानते थे, आज लगभग 31 एनआईटी कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज पुराना नाम है, आज एनआईटी बोलते हो आप इसको, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है सर हमारे द्वारा। चलो भाई, तो समझ में आ गई बच्चे आप सभी को बात ही? ओके सर, इतनी सी चीजें आप सभी को क्लियर हैं। तो इसका मतलब आपको इतना पता लग गया कि आधारभूत तौर पे विज्ञान की शुरुआत हमारी कब से हुई थी, आज़ादी से पहले हो गई थी, और हमने धीरे धीरे करके किस समय पे क्या बनाया। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मुझे आप बता दो कहाँ पढ़ते हो तुम इनको? नहीं पढ़ सकते हो भाई, इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पर लिया चीज़ें। इसके अलावा कुछ चीज़ें और तकनीकी होंगी तो वो भी मैं आपको बच्चे समय समय पर करवाता रहूँगा। अभी एक बात याद कर लो बस, एक टेक्नोलॉजी के विषय में, टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, इसके फादर और आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, जो आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे पता होना चाहिए। तो तकनीकी के पिता जो है ना बच्चे, तकनीकी के फादर वर्ल्ड के अंदर कौन है, विश्व के अंदर कौन है बच्चे, और इंडिया के अंदर कौन है सर? देखिए बच्चे, विश्व के अंदर अगर आप बात करें तो एक नाम आपने सुना होगा, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन या थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। करंट वगैरह में भी उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था बच्चे बनाने में। तो थॉमस एडिसन को कहा जाता है सर क्योंकि इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। और इंडिया के अंदर बच्चे तकनीक का पिता हम किसको कहते हैं सर? यहाँ हम शांति स्वरूप भटनागर जी को ही बोल लेंगे। शांति स्वरूप भटनागर जी को ही तकनीक के फादर भी कहते हैं सर, है ना? क्योंकि तकनीक मतलब जो भारत के अंदर रिसर्च लेबोरेटरी जिनकी स्थापना करी थी, वहां पर क्या है सर, नई नई तकनीक का डेवलपमेंट ही हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी हम लेकर के आए हैं उसके माध्यम से, जो इन्होंने CSIR की स्थापना की थी। तो इन्हीं को हमारे द्वारा कहा जाता है सर उसके विषय में। समझ में आ गई बच्चे बात? तो ये था बच्चे आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। बाकी हर चीज के ऊपर हम 1 घंटा भी लगा सकते हैं जो लिखा हुआ, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप लोग एग्जाम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। ये आप सभी के लिए इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है, ये आप सभी के लिए है बच्चे। आप A to Z दुनिया के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो बच्चे, ये आप कर लोगे एक बार तो आप साइंस से फेमिलियर हो जाते हो, जुड़ जाओगे बच्चे। तो चलिए फिर प्यारे बच्चों, मुलाकात होगी आपसे इस अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।